नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया है। तो धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें थीं वो इतनी ही थीं। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। देखेंगे उत्तर प्रदेश में मौर्य वंश का विस्तार कैसे हुआ और कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, या फिर कौन कौन से स्थान, कौन से अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं जो मौर्यकालीन हैं। मौर्य काल। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। 321-22 के आसपास इन्होंने स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके, जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, चाणक्य की सहायता से इन्होंने घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। इनके पिता कोलीय गणराज्य के अंतर्गत रामग्राम के निकट मौर्य राज की स्थापना की थी। इनके पिताजी जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी थे, इन्होंने गोरखपुर के पास, यानी कि जो आज जहाँ पर रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल जो है उसी के आसपास पहले रामग्राम होता था और वहाँ पे कोलीय गणराज्य था। कोलीय गणराज्य था, उसी के निकट इन्होंने मौर्य राज की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी ने। और मौर्य से ही इस वंश का नाम आप कह सकते हैं मौर्य वंश पड़ा। मौर्य राज की राजधानी उसमें पिपलीवन थी, जो उसी स्थान पर थी जहां आज गोरखपुर जनपद की राजधानी गांव है। अभी देखिए, राजधानी कैपिटल नहीं है, ये एक गांव का नाम है राजधानी। ये गोरखपुर में एक गांव है राजधानी करके, तो ये राजधानी वहीं पे स्थित है जहां पहले पिपलीवन था। पिपलीवन क्या था? ये मौर्य राज की राजधानी थी। और मौर्य राज को स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी ने। कहाँ पे? गोरखपुर के रामग्राम में, जहाँ पे आज रामगढ़ ताल है, इसी के आसपास। फिर है अशोक के प्रमुख अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। अहरौरा, ये एक लघु शिलालेख है। देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 प्रकार के हैं। अभिलेख का मतलब इंस्क्रिप्शन, यानी जो चीज़ें लिखी गई हैं तो 3 जगहों पे पाई गए हैं, मतलब 3 चीज़ों पर इनके अभिलेख लिखे गए हैं। जैसे एक तो हो गया पत्थर, जिनको शिलालेख कहा गया। एक हो गया स्तंभ लेख, यानी जो खंभे पे लिखे गए हैं। और एक है गुफा लेख, जो गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए हैं। तो 3 प्रकार के लेख पाए गए हैं अशोक से संबंधित। तो जैसे ये जो है, ये एक लघु शिलालेख है। अहरौरा जो है ये लघु शिलालेख है, मिर्ज़ापुर में पाया गया है। मेरठ में एक इनका जो है अभिलेख पाया गया, जिसको बोलते हैं बृहद स्तंभ लेख। तो ये देखिए, ये स्तंभ लेख है और यहाँ मैंने बताया था शिलालेख। ये सब अभिलेख ही हैं, बस नाम थोड़ा अलग अलग है। शिलालेख का मतलब ये पत्थरों पे लिखा गया है, स्तंभ लेख मतलब खंभों पे लिखा गया है। ऐसे प्रयागराज में एक बृहद स्तंभ लेख मिला है, तो मेरठ और प्रयागराज में बृहद स्तंभ लेख हो गया। सारनाथ में लघु स्तंभ लेख मिला है, कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिला है। तो ये सब याद रखना है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य एक ही नाम है, तीनों सेम है, व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है। चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या फिर कौटिल्य कहिए। इनकी सहायता से घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध सम्राट की गद्दी हासिल की थी। एक प्रकार से ये मगध के सम्राट बने थे। उसके साम्राज्य में कौशल, काशी, पांचाल समेत आज का संपूर्ण उत्तर प्रदेश लगभग शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, यानी तांबे पर अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं, कॉपर प्लेट। गोरखपुर के दक्षिणी भाग में सोहगौरा नामक स्थान है, वहीं पे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का है ये ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, कौड़ी राम नामक स्थान पर। इसकी भाषा कैसी है? प्राकृत है एवं लिपि देवनागरी है। तो सोहगौरा ताम्रपत्र जो है, इसकी भाषा है प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी। इसमें अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का उल्लेख है। यानी इसमें ये उल्लेख किया गया है कि राजा ने क्या किया था,
जब अकाल पड़ा तो जनता के लिए अनाज उपलब्ध करवाया फ्री में। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार बनता है और फिर अशोक। कलिंग युद्ध के विजय के बाद अशोक ने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय मतलब ये था कि पूरे भारत को जीतने की जो चाह थी अशोक की, वो अब चेंज हो गई थी। अब दिग्विजय के स्थान पे वो धम्म विजय चाहता था, यानी धर्म का पालन करना चाहता था, धर्म के अनुसार चलना चाहता था। अब सुख समृद्धि के शासन को उसने स्थापित किया, युद्ध को उसने छोड़ दिया था कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि कलिंग युद्ध जो उड़ीसा में लड़ा गया था उसमें उसने विजय तो पा ली थी अशोक ने, लेकिन उसने देखा कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग लगभग बंदी बना लिए गए। तो उसने जो है कि रोती हुई औरतों को देखा, बच्चों को देखा, बहनों को देखा जिन्होंने अपने भाई को खो दिया था, तो उससे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं दुखी हो गया और उसने दिग्विजय के स्थान पे धम्म विजय की नीति अपना ली। इस दौरान उसने जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए 40 से अधिक शिलालेख एवं स्तंभ लेख बनवाए। इसने जो भी स्तंभ लेख या शिलालेख बनवाए उसमें अशोक के क्या होते थे, उपदेश, आदेश, सिद्धांत, यही सारी चीज़ें होती। तो जनता तक पहुंचाने के लिए उसने अपने आदेश पहुंचाए, अपने सिद्धांत, अपने नियम कानून शिलालेखों के माध्यम से पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक जो था ये 273 ईस्वी से और 232 ईस्वी तक शासन करता है। इसका राज्याभिषेक अगर पूछे तो लगभग 269 ईस्वी में हुआ था, 4 वर्ष बाद। शासक तो बन गया था 273 ईस्वी में, लेकिन 269 ईसा पूर्व में इसका जो है राज्याभिषेक हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में अशोक के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और मैंने आपको बताया ही सबसे पहले ही अभिलेखों के बारे में मैंने बताया। तो उन सभी की भाषा जो है वो प्राकृत है एवं लिपि ब्राह्मी है, ये चीज़ याद रखना। अशोक का जो स्तंभ मथुरा से प्राप्त हुआ है और चुनार की पहाड़ियों से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मथुरा से जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है स्तंभ लेख अशोक का, वो लाल बलुआ पत्थरों से बना है और लाल बलुआ पत्थर चुनार से लाया गया था, यानी मिर्ज़ापुर के आसपास से लाया गया था। अशोक के मेरठ स्तंभ लेख को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बाद में दिल्ली में स्थापित करवाया। ये जो मेरठ का स्तंभ लेख है अशोक का, इसको सुल्तान फिरोज शाह तुगलक यहाँ से उखाड़ ले गया और दिल्ली में स्थापित कर दिया। तो याद रखिएगा, मेरठ स्तंभ लेख को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था, आप लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसने जो है इसको हटा करके मेरठ से दिल्ली में स्थापित करवाया। सारनाथ स्तंभ लेख की बात करें तो इसके सिंह शीर्ष को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये जो है ये हमारा राजकीय चिन्ह है और इसे जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। फिर है अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, तो 1750 में टी पैंथलर ने की थी। टी पैंथलर थे एक इतिहासकार, इन्होंने 1750 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज की थी और इन्हें पढ़ने का काम सबसे पहले किसने किया, जेम्स प्रिंसेप ने किया 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम सफलता हासिल की अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। तो लिपि कैसी है, देवनागरी है और भाषा प्राकृत है। अशोक के इलाहाबाद अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, यानी कि अशोक का जो प्रयागराज में प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रयागराज में जो मिला है, इलाहाबाद में जो मिला है, उसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख एवं इलाहाबाद स्तंभ लेख में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि जो सारनाथ में स्तंभ लेख मिला है या इलाहाबाद में स्तंभ लेख मिला है, उसमें कुछ नियम लिखे हुए हैं कि अगर कोई बौद्ध संघ में फूट डालता है तो ऐसे भिक्षु या भिक्षुणी को दंड दिया जाएगा। तो इसका उल्लेख कहाँ है, सारनाथ स्तंभ लेख में और इलाहाबाद स्तंभ लेख में। मौर्य सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। इनमें प्रमुख हैं सारनाथ से प्राप्त धमेख एवं चौखंडी स्तूप,
ये स्तूप हैं, ठीक है, ये अभिलेख नहीं है। स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। तो दोनों के निर्माण में ईंट और रोड़ी का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया गया है। अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति लेख को समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसकी स्थापना एक प्रकार से समुद्रगुप्त के समय में ही हुई थी। तो याद रखिए, समुद्रगुप्त का जो दरबारी था हर्षेड, उसने जो वही इसने, आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हर्षेड, उसने ही प्रयाग प्रशस्ति को सर्वप्रथम लिखवाया था। तो नाम याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख कहते हैं। इस लेख के आरंभ में मौर्य सम्राट अशोक का लेख मिलता है, किंतु आगे चलकर समुद्रगुप्त के अमात्य हर्षेड ने इस पर अपने सम्राट के विजय अभियान का विस्तार से उल्लेख किया है। शुरुआत तो इसकी हुई थी एक प्रकार से सम्राट अशोक के समय, लेकिन इसको बाद में जो है विस्तृत किसने किया? हर्षेड, यानी अमात्य का मतलब मंत्री, समुद्रगुप्त का मंत्री था या दरबारी था हर्षेड, उसी ने इस पर समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा। यानी जितने भी युद्ध लड़े थे समुद्रगुप्त ने, उन सारी चीज़ों को इसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिख दिया। ब्राह्मी लिपि है और भाषा संस्कृत है, ये बात जरूर याद रखना। जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है या प्रयाग प्रशस्ति जो है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और भाषा संस्कृत है। अभिलेख की प्रारंभिक पंक्तियाँ पद्यात्मक है, बाद की गद्यात्मक है। गद्य और पद्य के इस मिश्रण के कारण इसे चंपू शैली भी कहा गया है, यानी ये चंपू शैली में लिखा गया है। फिर है अभिलेख पर समुद्रगुप्त के आर्यावर्त के 12 राज्यों, आठवें क्षेत्र के 18 राज्यों एवं दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख है। ये आप लोग जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि समुद्रगुप्त जो है वो उत्तर भारत के 12 राज्यों को जीतता है, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतता है और आठविक राज्य यानी जंगली राज्य थे, जंगलों में कुछ राज्य स्थित थे, लगभग 18 राज्यों को जीतता है। तो इन सभी का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख पर आगे चलकर मुग़ल सम्राट जहांगीर ने भी अपने लेख लिखवाए, तो जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। पूर्व में यह अभिलेख कौशाम्बी में मौजूद था, जिसे बाद में अकबर ने मंगाकर प्रयागराज के किले में सुरक्षित करा दिया। तो इसमें जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, इसमें जहांगीर, अकबर, अशोक और समुद्रगुप्त इन सभी का वर्णन मिलता है। मौर्य प्रशासन अपने केंद्रीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। केंद्रीय प्रशासन 8 विभागों में विभक्त था, यानी जो भी केंद्रीय प्रशासन था उसके 8 विभाग थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये मंत्री होते थे बेसिकली। समाहर्ता जो होता था ये राजस्व विभाग का मंत्री होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख समाहर्ता कहलाता था। सन्निधाता जो होता था ये कोष विभाग का, यानी खजाने का रखवाला सन्निधाता होता था। और समाहर्ता क्या होता था? ये टैक्स वसूलने का काम करता था, राजस्व वगैरह उसका विभाग का प्रमुख था। क्रमांतिक जो था ये उद्योग विभाग का अध्यक्ष था, क्रमांतिक उद्योग विभाग का अध्यक्ष था। और अंतर्वेशिक जो था ये सम्राट के निजी सुरक्षा का जिम्मेदार अधिकारी था, एक प्रकार से बॉडीगार्ड की तरह था अंतर्वेशिक। तीर्थ के मुखिया को अमात्य कहते थे, अमात्य का मतलब प्रधानमंत्री। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य था, तो उसको अमात्य भी बोल सकते हैं। तीर्थ अनेक छोटे विभागों में विभक्त थे। पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। वाणिज्य विभाग व्यापार से संबंधित जो भी कार्यभार संभालता था वो पन्याध्यक्ष संभालता था। एग्रोनोमी था, ये मार्ग निर्माण एवं राजस्व विभाग का अधिकारी था। और रूपदर्शक ये मुद्रा निरीक्षक था, यानी टकसाल का प्रमुख था। टकसाल यानी मुद्रा कैसे छप रहा है, कैसे बन रहा है, उसका जो प्रमुख था वो रूपदर्शक था। तो ये जो है मौर्य वंश था या मौर्य काल था। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी चीज़ें थीं मौर्य काल में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मौर्योत्तर काल के बाद फिर हम लोग गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।